हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। सो जो हमारा चैप्टर चल रहा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी, उसी में हमारा स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन चल रहा था डीएनए के अंदर। आज हम उसी का सेकंड पैरा स्टार्ट कर रहे हैं। इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू हैज़ एन एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट एट अ सेकेंड पोजिशन इन द राइबोज। तो जो न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर है ना, वो हमने देखा था 3 स्ट्रक्चर से मिलके बना होता है, फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, तो जो आरएनए में पेंटोज शुगर है उसमें जो सेकंड पोजीशन होती है, जैसे ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और इधर फिफ्थ होता है। ठीक है, तो जो सेकंड पोजीशन होती है वहाँ पे क्या होता है, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। लेकिन डीएनए में ऐसा नहीं होता। डीएनए में क्या होता है, जो सेकंड पोजीशन है सेकंड कार्बन पे एक O एब्सेंट होता है, यानी कि इसीलिए उसको बोलते हैं डीऑक्सी, क्योंकि डी मतलब ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का गायब होना, इसीलिए यहाँ पे एक ही H ग्रुप प्रेजेंट होता है, यानी कि डीएनए में OH ग्रुप एक ही होता है। लेकिन आरएनए में क्या होता है, डबल OH ग्रुप पाए जाते हैं। ऑल्सो इन आरएनए द यूरेसिल इज फाउंड एट द प्लेस ऑफ थाइमिन। तो जो आरएनए होता है उसमें क्या होता है, थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है, क्योंकि डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस हैं वो कौन कौन से होते हैं, एडिनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। लेकिन जो आरएनए है उसमें थाइमिन की जगह पाया जाता है यूरेसिल। जो थाइमिन है डीएनए में उसको क्या बोलते हैं, 5 मिथाइल यूरेसिल। ठीक है, क्योंकि जो थाइमिन है ना वो यूरेसिल का ही मॉडिफिकेशन होता है, तो थाइमिलेशन करते हैं 5th पोजीशन पे, और इसीलिए जो थाइमिन होता है उसका सेकंड नाम है 5 मिथाइल यूरेसिल, अनदर केमिकल नेम फॉर थाइमिन। ओके, DNA as an acidic substance present in nucleus was first identified by Frederick Miester in 1869। तो जो फ्रेडरिक मैस्टर साहब हैं उन्होंने क्या किया था, 1869 में जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है उसको क्या किया, आइडेंटिफाई किया, स्टडी किया, और ही नेम्ड इट एन न्यूक्लिन। तो उसने देखा कि जो न्यूक्लियस है उसमें कोई एसिडिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसका नाम उसने दिया था न्यूक्लिन। तो जो डीएनए है वो एसिडिक क्यों है, क्योंकि उसमें जो फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है ना डीएनए में, उसमें क्या होता है, वो क्या करेगा, प्रोटीन रिलीज करता है, यानी कि H पॉजिटिव आयन को क्या करता है, रिलीज करता है, जो काम किसका होता है, एसिड का होता है। इसीलिए जो डीएनए उसका जो नेचर है वो क्या है, एसिडिक है। ठीक है, however, due to a technical limitation is isolating such a long polymer intact, the elucidation of structure of DNA remained elusive for a very long period of time। तो जो टेक्निकल लिमिटेशंस थी उसकी वजह से उस समय क्या हुआ था, वो न्यूक्लियस से डीएनए को नहीं सेपरेट कर पाए थे, बाहर निकाल के उसको स्टडी नहीं कर पाए थे, क्योंकि उस समय जो टेक्निकल लिमिटेशंस थी, यानी कि टेक्निक्स उस समय प्रेजेंट नहीं थी इतनी कि वो डीएनए को बाहर निकाल के उसको स्टडी कर सकें। ठीक है, तो इसी चीज़ में क्या हो गया, जो डीएनए का स्ट्रक्चर था वो क्या रहा, अननोन रहा था लॉन्ग टाइम तक, यानी कि द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए रिमेन्ड एल्यूसिव फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। It was only in 1953 that James Watson and Francis Crick, based on X-ray diffraction data produced by Maurice Wilkins and Rosalind Franklin, proposed a very simple but famous double helix model for the structure of a DNA। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, 1953 में जो जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक आए, उन्होंने क्या किया, जो एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा था जो कि दिया गया था विल्किंस और फ्रैंकलिन ने, कुछ समय बाद जो एक्सरे डिफ्रैक्शन है वो होता क्या है, कि जो एक्सरे डिफ्रैक्शन उसमें क्या होता है, जो किसी भी केमिकल का है ना एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पता करते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन से। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे जो वे वो थे ना वॉटसन एंड क्रिक, इन्होंने क्या किया, फेमस मॉडल दे दिया, डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है, one of the hallmark of their proposition was base pairing between the two strands of polynucleotide chains। तो इन्होंने जो डबल हेलिक्स बोला, क्यों बोला, क्योंकि डबल यानी कि 2, और हेलिक्स मतलब जो स्पाइरल होता है उसको हेलिक्स बोलते हैं, यानी कि जब 2 स्पाइरल स्ट्रक्चर्स को इन्होंने बनाया
तो उसी जो डीएनए था उसका इन्होंने क्या बताया था कि जो डीएनए वो है क्या, डबल हेलिक्स है, यानी कि 2 जो स्पाइरल स्ट्रैंड्स हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और उन्हीं के बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, बेसिस, जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर था उसमें, क्योंकि ये जो 2 स्ट्रैंड हैं ये क्या हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं, ठीक है। यानी कि एक ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, एक ये, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बना रहे हैं डीएनए का, ठीक है। However, this proposition was also based on observation of Erving Chargraph that for a double-stranded DNA, the ratio between adenine and thymine and guanine and cytosine are constant and equal 1. तो जो डीएनए का स्ट्रक्चर है इसमें क्या होता है, जैसे ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, इसके अंदर क्या प्रोजेक्टेड है, बेस पेयर्स, यानी कि नाइट्रोजनस बेसिस, जो कि कौन कौन से होते हैं, एडिनिन, थाइमिन, ग्वाइनिन एंड साइटोसाइन। तो जो चारग्राफ थे ना, उन्होंने भी क्या बताया था कि जो इनका रेशियो होता है, जो नाइट्रोजनस बेसिस का रेशियो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट एंड इक्वल होता है, ठीक है। यानी कि जैसे एडिनिन है, एडिनिन किससे बाइंड करेगा, थाइमिन से, ठीक है। एडिनिन थाइमिन से बाइंड कर रहा है, किससे, यानी कि एक हाइड्रोजन बॉन्ड से या 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो जो एडिनिन है ना वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या कर रहा है, थाइमिन से बाइंड कर रहा है। उसी तरह जो ग्वानिन है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से साइटोसिन से बाइंड करता है, ठीक है। तो इनका जो अमाउंट होता है ना वो एक डीएनए में क्या होता है, इक्वल्स होता है, यानी कि ऐसा नहीं है एडिनिन थाइमिन ये सब ज़्यादा हैं, एडिनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन सबकी जो अमाउंट है वो क्या होता है, इक्वल होता है, कांस्टेंट होता है। ये जो है वो चारग्राफ ने बताया था, ठीक है। The base pairing confers a very unique property to the polynucleotide chains. तो जो बेस पेयर्स है ना, 2 न्यूक्लियोटाइड जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उनके बीच जो बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं वो क्या कर रहे हैं, एक यूनिक प्रॉपर्टी दे रहे हैं डीएनए को। क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, जैसे एडिनिन है वो सिर्फ थाइमिन के साथ ही बाउंड करेगा, ठीक है, और जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ ही बाइंड करेगा। तो इसीलिए ये क्या है, एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री हैं। क्योंकि अगर हमको एक स्ट्रैंड का जो सीक्वेंस पता है तो हम उसके जो दूसरा स्ट्रैंड है उसका भी सीक्वेंस पता लगा सकते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जैसे एडिनिन है तो उसके सामने कौन सा प्रेजेंट होगा, थाइमिन, क्योंकि एडिनिन थाइमिन से ही बाइंड करेगा, इसीलिए, ठीक है। तो दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड देयरफॉर इफ द सीक्वेंस ऑफ द बेसिस इन वन स्ट्रैंड इज नोन देन द सीक्वेंस इन अदर स्ट्रैंड कैन बी प्रेडिक्टेड। तो अगर हमको जो सीक्वेंस है एक बेस मतलब एक स्ट्रैंड पे बेसिस का अगर हमको वो पता है तो हम ये भी पता कर सकते हैं कि जो दूसरा स्ट्रैंड है उस पर क्या सीक्वेंस है बेसिस का, ठीक है। क्योंकि जो एडिनिन है वो किससे बाइंड करता है, सिर्फ थाइमिन से, एंड ग्वानिन किससे बाइंड करेगा, साइटोसिन। तो ऐसे ही ये एक दूसरे से, जैसे ये क्या है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। अब ये क्या है, बेस पेयर्स हैं जो एक स्ट्रैंड पे प्रेजेंट है। अगर एक स्ट्रैंड पे ए प्रेजेंट है तो इसके सामने दूसरे पे क्या प्रेजेंट होगा, थाइमिन। यहाँ पे सी प्रेजेंट है तो इसके सामने जी आएगा, ठीक है। तो एक दूसरे से अटैच होंगे। तो ऐसे ही इनमें, जैसे यहाँ पे टी है ये करेगा ए से, यहाँ पे अगर जी है ये करेगा सी से। ऐसे ये एक दूसरे से क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और एक दूसरे से बाइंड करेंगे, ठीक है। ऑल्सो इफ ईच स्ट्रैंड फ्रॉम अ डीएनए लेट अस कॉल इट एज अ पेरेंटल डीएनए। तो जो एक स्ट्रैंड है डीएनए का, यानी कि जो स्ट्रैंड डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं वो क्या है, पेरेंटल डीएनए हम ले रहे हैं, जो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड। तो जो एक पेरेंटल डीएनए वो क्या करता है, उसी से जो डॉटर डीएनए वो बनता है ना, तो इसीलिए जो पेरेंटल डीएनए है वो क्या करेगा, टेम्पलेट की तरह वर्क करता है ताकि जो न्यू स्ट्रैंड्स हैं वो बन पाएँ। एंड द 2 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए लेट अस कॉल देम एज अ डॉटर डीएनए thus produced would be identical to the parental DNA molecule. Because of this, the genetic implication of the structure of DNA become very clear. तो इसमें जो पेरेंटल डीएनए है वो क्या कर रहा है, वो डॉटर डीएनए बना रहा है, यानी कि पेरेंट, ये पेरेंटल डीएनए है, इससे 2 क्या बन रहे हैं, डॉटर डीएनए बन रहे हैं। तो वो क्या होंगे, एकदम आइडेंटिकल होंगे अपने पेरेंट मॉलिक्यूल के, ठीक है, पेरेंटल जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसके। एंड द साइलेंट फीचर ऑफ द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आर फॉलोज। तो जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है डीएनए का, उसके कुछ फीचर्स हैं वो हम एक बार देख लेते हैं, कौन कौन से हैं।
It is made of two polynucleotide chains where the backbone is constituted by sugar phosphate and the base project inside. तो जो DNA है, तो जो DNA का पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर है उसमें क्या आते हैं, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं वो किससे बनी होती हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी कि एक चेन ये वाली और एक चेन ये वाली, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं, ठीक है, जो कि किससे बनी होती हैं, शुगर प्लस फॉस्फेट से, ठीक है। और जो बेसिस होते हैं इनकी बेस पेयर नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो इसमें अंदर की साइड क्या होते हैं, प्रोजेक्टेड होते हैं, ठीक है। ऐसी ये हैं जैसे पैरेलल एक दूसरे से क्या है, ये अंदर की साइड प्रेजेंट हैं। तो जो बैकबोन है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की यानी कि जो स्ट्रैंड है ये किससे मिलके बना है, शुगर और फॉस्फेट से, ठीक है। The two chains have a anti-parallel polarity. It means if one chain has the polarity 5-3- and the other has 3-5-, तो जो इनकी पोलैरिटी होती है वो क्या है, यानी कि जो ये स्ट्रैंड है अगर ये यहाँ पे 5- है तो इसका जो अदर एंड है वो क्या होगा, 3-। उसी तरह जो ये सेकंड है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रैंड, अगर ये यहाँ पे 3- है तो इसका जो अदर एंड होगा वो क्या होगा, 5-। तो ये क्या हो गए, एक दूसरे से एंटी पैरेलल हो गए क्योंकि ये 5- है और ये 3- है। वहाँ पे जो इनका अदर एंड है उसमें भी ये 5- ये 3-, ठीक है। तो इसमें यही बताया कि दो चेन्स हैं वो क्या हैं, एंटी पैरेलल पोलैरिटी में है। द बेस इन टू स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग बेस पेयर्स। तो जो बेसिस हैं स्ट्रैंड्स के अंदर वो किससे जुड़े होते हैं, एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। यानी कि जो एडिनिन है वो थाइमिन से किसके थ्रू जुड़ रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि एडिनिन और थाइमिन में कितनी होती हैं, डबल बॉन्ड होती हैं। तो वही है फॉर्मिंग बेस पेयर। एडिनिन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ थाइमिन फ्रॉम अपोजिट स्ट्रैंड एंड वाइस वर्सा। तो जो एडिनिन और थाइमिन है वो क्या कर रहे हैं, डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट ऑलवेज अ प्यूरिन्स कम opposite to the pyrimidine. This generate approximately uniform distance between the two strands of the helix. तो ऐसे ही जो साइटोसिन है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से किससे जुड़ रहा है, ग्वानिन से, ठीक है। एंड जो प्यूरिन्स होते हैं pyrimidine होते हैं, इनकी हमने देखा था। तो नाइट्रोजनस बेस हैं वो क्या है, 2 टाइप्स के हैं, प्यूरिन एंड pyrimidine। जो प्यूरिन्स हैं वो कौन कौन से हैं, एडिनिन एंड ग्वानिन, ठीक है। और जो pyrimidine है वो कौन से हैं, साइटोसिन एंड थाइमिन। तो जो प्यूरिन्स एंड pyrimidine क्या हैं, एक दूसरे से अपोजिट ही रहते हैं, ठीक है। जैसे जो एडिनिन है वो किससे अटैच होगा, थाइमिन से, और जो ग्वानिन है वो किससे होगा, साइटोसिन से। तो जो एडिनिन एंड ग्वानिन क्या है, प्यूरिन्स, और साइटोसिन एंड थाइमिन क्या है, pyrimidines। The two chains are coiled in a right-handed fashion. The pitch of helix is 3.4 नैनोमीटर। तो जो 2 चेन्स हैं यानी कि एक ये वाली और एक ये वाली, ये क्या होती हैं, राइट हैंडेड फैशन में होती हैं, इनकी ऐसे, ठीक है। तो और दूसरी भी क्या होगी, ऐसे। द पिच ऑफ हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर। जो इसकी पिच है यानी कि जो एक टर्न है इसका, यानी कि एक स्पाइरल जो टर्न है वो क्या होगी, एक पिच जो कि है 3.4 नैनोमीटर की, ठीक है। एंड देयर आर रफली 10 बेस पेयर इन ईच टर्न, ठीक है। तो जो रफली हम लोग देखते हैं कि जो एक टर्न है ना उसके अंदर कितने बेस पेयर्स पाए जाएंगे, 10 बेस पेयर्स। तो जी ये क्या है, डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर, यानी कि जैसे ये डीएनए का एक स्ट्रैंड हो गया, ये दूसरा स्ट्रैंड है और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजनस बेस, जो कि एक दूसरे से अटैच है। जैसे एडिनिन एंड थाइमिन किससे हैं, डबल बॉन्ड से। थाइमिन एडिनिन किससे हैं, डबल बॉन्ड, और जो ग्वानिन साइटोसिन है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से एक दूसरे से अटैच हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो नाइट्रोजन बेसिस हैं वो किससे लिंक होते हैं न्यूक्लियोटाइड चेन में। तो जो नाइट्रोजनस बेसिस है ना वो किससे लिंक्ड हैं, शुगर मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो जिसमें ये फिगर जो 6.3 इसमें क्या दिया रहा है, जो डीएनए है उसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया है। जैसे ये जो 2 क्या हैं, 2 स्ट्रैंड्स हैं जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वो, इनके अंदर क्या प्रोजेक्टेड हैं, बेस पेयर्स जो कि एक दूसरे से अटैच हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड से। और जो ये बेस पेयर हैं इनके बीच क्या प्रेजेंट है, जो बेस पेयर है इनके बीच जो गैप है, यानी कि एक बेस पेयर ये है, एक बेस पेयर ये है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है,
0.34 नैनोमीटर। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। The distance between in base pair in a helix is approximately 0.34 nanometer. And the plane of one base pair stack over the other in double helix. This is addition to hydrogen bond confers stability to helical structure. तो इसमें क्या है कि जो ये प्लेन है बेस पेयर्स का, वो एक दूसरे से जो न्यूक्लियोटाइड चेन है उनसे अटैच्ड है, ठीक है। तो जो अटैच है तो ये क्या कर रहे हैं, ये इसको क्या दो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि ये एक दूसरे से स्टेबल हो रहे हैं, एक जो सेम डिस्टेंस है उस पर ये अटैच्ड है और क्या कर रहे हैं, ये हेलिक्स जो स्ट्रक्चर है उसको क्या कर रहे हैं, स्टेबल, ठीक है। एंड द proposition of a double helix structure for DNA and simplicity in explaining the genetic implication become revolutionary. Very soon, Francis Crick proposed the central dogma to molecular biology, which states that the genetic information flow from DNA, RNA and from RNA to proteins. तो जो फ्रांसिस एंड क्रिक हैं उन्होंने क्या किया था, जो सेंट्रल ड्रोगमा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो दिया, जिसमें क्या दिया हुआ है कि जो डीएनए है, अगर डीएनए से डीएनए बन रहा है तो ये किसकी वजह से हो रहा है, रेप्लिकेशन की वजह से, यानी कि डीएनए से डीएनए बनने को क्या बोल रहे हैं, रेप्लिकेशन। उसी तरह डीएनए से जो एमआरएनए बन रहा है तो किस प्रोसेस के थ्रू बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। और जो एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा है किससे बन रहा है, ट्रांसलेशन से, ठीक है। तो ये क्या है, सेंट्रल डॉगमा मॉडल है जो कि किसने दिया था, फ्रांसिस क्रिक ने, ठीक है। और इसमें जो वायरसेस वगैरह है ना उनमें उल्टा हो जाता है, यानी कि उनमें जो आरएनए है उससे डीएनए बनता है, ठीक है। जैसे एचआईवी वायरस है ना, उसमें क्या होता है, आरएनए से डीएनए बनता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। In some viruses, the flow of information is in reverse direction. This is from RNA to DNA. Can you suggest a simple name to the process? तो जैसा मैंने बताया था कि जब वायरसेस हैं उनमें क्या हो रहा है कि जो फ्लो है ना ट्रांसक्रिप्शन का वो उल्टा हो रहा है, यानी कि जैसे सेंट्रल ड्रोगमा प्रोसेस में तो डीएनए से आरएनए बन रहा है, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, लेकिन जो वायरस है जैसे एचआईवी वायरस है उसमें क्या हो रहा है, आरएनए से डीएनए बन रहा है, यानी कि रिवर्स प्रोसेस हो रहा है। तो उसी जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट टॉपिक है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।